Dear students of class 6, this is Hasan Ahmad, your computer teacher, and today we will continue our first chapter, Computer Fundamental. तो आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम यानी सीपीयू की ब्लॉक डायग्राम बनाई थी और इसको एक्सप्लेन किया था कि सीपीयू के अंदर किस तरह से वर्किंग होती है. ओके, और उसके बाद हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था. तो आज हम जो है सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे. तो पेज नंबर 10 पे आप सब जल्दी से आ जाएं. ओके, सो द बॉक्स like case that stands near or placed under the monitor is called system unit. तो जो इस तरीके का बॉक्स है आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर केस. ये कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कंप्यूटर केस भी कहा जाता है. सिस्टम यूनिट्स आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ शेप एंड साइज़. अब ये मुख्तलिफ शेप और साइज़ के होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि टावर लाइक बॉक्स है तो इसको हम टावर सीपीयू या टावर पीसी कहते हैं. इस तरीके से जो डेस्कटॉप होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली टेबल के ऊपर रखे होते हैं उन्हें हम डेस्कटॉप पीसीज बोलते हैं. ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा. तो हमारा आज का जो पहला सवाल है और आपकी कॉपी में 7 क्वेश्चन नंबर 7 जो है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिस्टम यूनिट. तो आप सिस्टम यूनिट की हेडिंग डालने के बाद ये छोटा सा शॉर्ट नोट लिखेंगे अपनी अपनी कॉपीज़ में. ओके, कंपोनेंट्स इनसाइड द सिस्टम यूनिट. अब कंपोनेंट जो हैं वो सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या होते हैं, जो कि अभी हमने बॉक्स के बारे में पढ़ा है. तो उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ऐसे कंप्यूटर वर्क करता है. तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो ये इनसाइड व्यू है सीपीयू का. आप सब देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं. तो हम इनमें से चंद एक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आज और डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस होती है और उसकी क्या वर्किंग होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे पास मदरबोर्ड. पेज नंबर 10 पे आ जाएं जल्दी से आप लोग. ओके, तो मदरबोर्ड जो है वो कुछ इस तरीके का होता है दिखने में. अब मैं रीड करूँगा इसे पेज नंबर 10 पे, आप सब मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और समझेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे. द मदरबोर्ड ऑल्सो नोन एज मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड. मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड भी कहा जाता है. इज द सर्किट बोर्ड टू विच ऑल द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन सम वे. ये ऐसा सर्किट बोर्ड है जिसमें से तमाम चीज़ें जो हैं कनेक्ट होती हैं किसी न किसी तरीके से. It also contain a large number of tiny electronic and other component. इसमें मुख्तलिफ tiny other component भी होते हैं. The video card, sound card, hard drive, main memory, etc. यानी कि तमाम चीज़ें जो हैं मदरबोर्ड के साथ किसी न किसी तरह से कनेक्टर्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं. ओके, सो व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मदरबोर्ड. अभी अभी हमने पढ़ा है जैसे कि द मदरबोर्ड इज ऑल्सो नोन एज मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 8 आप अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे. ओके, तो हम नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं. माइक्रो प्रोसेसर. पेज नंबर 10 और 11 पे इसके बारे में लिखा हुआ है. जल्दी जल्दी अपनी बुक्स ओपन कर लें आप. ओके, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ अ प्रोसेसर समटाइम्स कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर. अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है. इट इज़ अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट डज ऑल द कैलकुलेशंस एंड रन ऑल प्रोग्राम्स. अब इसमें तमाम कैलकुलेशंस होती हैं और सारे प्रोग्राम्स माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू चलते हैं. Okay, it manages all the operations and carry out the basic instructions which operate a computer. वे तमाम चीज़ों को जो है ऑपरेट करता है जिसकी मदद से कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वर्किंग कर रहा होता है. ठीक है, इसको ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर भी कहते हैं और ये विजुअली दिखने में कुछ इस तरीके का होता है. ओके स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 10 के लास्ट में हम रीड करेंगे. A dual core processor is a chip that contains two separate processors.
जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर डुअल कोर प्रोसेसर, इसमें 2 प्रोसेसर जो हैं वो अटैच होते हैं। ओके, अ क्वाड कोर इज़ अ चिप विथ 4 सेपरेट प्रोसेसर। क्वाड कोर में 4 सेपरेट प्रोसेसर होते हैं जो कि इनकी स्पीड को बढ़ाते हैं। जैसे डुअल कोर की स्पीड अगर ज़्यादा है तो क्वाड कोर की और ज़्यादा होगी। ओके, अब नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको क्यों कहा जाता है, अब ज़रा स्क्रीन की तरफ देखें आप। जैसे कि अभी एक बल्ब जल रहा है, ये बल्ब कब तक जलेगा? जब तक हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही हम इसको अनप्लग करेंगे ये बंद हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो रैम को समझने के लिए हम इस एग्जांपल को आगे प्रोसीव करते हैं कि बल्ब जब तक जलता है जब करंट इसमें पास होता है। अब इसी तरीके से रैम में जो है जब तक कोई चीज़ करंटली स्क्रीन पर चलती रहेगी वो रैम में तब तक स्टोर्ड होगी। ओके, पेज नंबर 9 पे ज़रा रैम, पेज नंबर 11 पे हम रैम के बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं, इसको पढ़ते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज मेड अप ऑफ मेमोरी चिप्स that can be read from and written by the CPU and other devices। अच्छा, अब रीड ओनली मेमोरी है और ये CPU में से जो अदर डिवाइसेस हैं उनके थ्रू ये वर्क करते हैं। जैसे कि हम कोई काम करते हैं वो टेम्परेरी तौर पे रैम के अंदर स्टोर होता है। अदर डिवाइसेस का क्या मतलब है, जैसे हम कीबोर्ड से अगर कुछ काम कर रहे हैं वो तो पहले वो जाकर रैम में स्टोर होगा। जब तक हम उसे सेव नहीं करेंगे जब तक वो रैम में ही सेफ रहेगा। ओके, व्हेन पीपल रेफर टू अ कंप्यूटर्स मेमोरी देन यूजुअली मीन रैम। जब भी हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करते हैं तो उसका ज़्यादातर मतलब क्या होता है कि हम रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम के बारे में बात करें। ओके, रैम इज़ वोलेटाइल सो डेटा स्टोर्ड इन रैम stays there only as long as your computer is running। अब जैसे मैंने बताया है कि ये एक वोलेटाइल है, जब तक कंप्यूटर चलता रहेगा तब तक इसमें चीज़ें स्टोर होंगी। अब इसको फर्दर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से। अब एक कंप्यूटर स्क्रीन पर हम कुछ चीज़ें ओपन करते हैं। ओके, मल्टीपल चीज़ें आप देख सकते हैं टास्क बार में आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे हमने ओपन की हुई है। अब हम कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, शट डाउन करने के बाद जैसे हम कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो ये दोबारा स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद आप सब देख सकते हैं कि टास्क बार में कोई भी चीज़ करंटली ओपन नहीं है। मतलब ये कि जितनी चीज़ें हमने पहले ओपन की थी वो सब रीस्टार्ट होने के बाद बंद हो गई हैं। यानी कि रैम जब तक वर्क करता है या अपने अंदर जब तक चीज़ों को स्टोर करता है जब तक हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड रखते हैं। जैसे ही हम इसको शट डाउन करके बंद करके ऑन करते हैं तो फिर उसमें से तमाम चीज़ें इरेज यानी कि डिलीट हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास रोम, पेज नंबर 11। रीड ओनली मेमोरी is a type of memory that normally can be read only as opposed to RAM which can be both read and written। अब ये रैम की तरह जो है नहीं होता, ये रैम से ऑपोजिट है। इसके अंदर चीज़ें जो भी स्टोर्ड होती हैं वो परमानेंट होती हैं और ये एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। अब ज़रा इसको देखते हैं, ये कुछ दिखने में इस तरीके का होता है। आपकी बुक में जो एक इमेज है रोम की, इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में कुछ ब्लैक ब्लैक से सर्किट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, रोम कहलाते हैं, जिनमें परमानेंटली डेटा स्टोर्ड होता है। ओके, अब ज़रा इसकी एग्जांपल देखते हैं। जब भी हम कंप्यूटर चलाते हैं तो हमारे पास स्टार्ट में कुछ इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई आ रही होती हैं, जैसे कि स्टार्टअप मेन्यू में जाने के लिए या बूट मेन्यू में जाने के लिए हमें कुछ बटन दबाने होते हैं या उसका ऑप्शन देता है विंडोज़ लोड होने से ज़रा पहले। तो ये चीज़ें जो हैं वो तमाम रैम में रोम में स्टोर्ड होती हैं। ठीक है, रोम में। और अब आप जब भी कंप्यूटर को ऑन करें ऑफ़ करने के बाद तो ये चीज़ें तो हमारे पास एज इट इज़ दिखाई देती हैं। तो जिस तरीके से रैम में हम कंप्यूटर को बंद करके खोलते थे, ऑफ़ करके ऑन करते थे, शट डाउन करने के बाद ऑन करते थे कंप्यूटर को, तो तमाम करंटली रनिंग ऐप्स या रनिंग सॉफ्टवेयर्स डिलीट हो जाते थे, यानी कि वो स्क्रीन पर नहीं नज़र आते थे। मगर हम जब भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो रोम के अंदर जैसे ये बूट मेन्यू वगैरह की चीज़ें जो भी हैं बायोस सेटिंग्स स्टोर्ड होती हैं वो हमेशा हमारे पास नज़र आती है। इसका मतलब ये है कि ये रोम
परमानेंट मेमोरी है या नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर होगा और समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन कार्ड क्या होते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। एक्सपेंशन कार्ड को ज़रा रीड करते हैं हम। एक्सपेंशन कार्ड ऑल्सो नोन एज एड ऑन कार्ड, इंटरनल कार्ड और इंटरफेस एडाप्टर। अब इसको ये तमाम चीज़ें कहा जाता है इज एन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और कार्ड एडिड इन अ सिस्टम यूनिट टू गिव द कंप्यूटर अ न्यू एबिलिटी। अब इसको हम इसलिए एडिट करते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ चीज़ों को हाईली स्पेसिफाइड बना सकें। ओके स्टूडेंट्स, अब ज़रा इसको देखें। एड ऑन कार्ड, इंटरनल कार्ड, इंटरफेस एडाप्टर। ठीक है, अब ये इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें कुछ हाई इसकी लेबल्स हुए हैं। तो ये जो कार्ड है आपकी स्क्रीन पर, ये एक साउंड कार्ड, साउंड यानी कि जिससे हम आवाज़ सुनते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो अब इसको लगाने के बाद जो है, या हम इसको जब हम ऐड ऑन करते हैं मदरबोर्ड में, तो हमारी साउंड की क्वालिटी वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम ग्राफिक्स की बात करें, हमें अपने कंप्यूटर की ग्राफिक्स को अच्छा करना है, तो हम साउंड कार्ड की जगह ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, उसको हम प्लग इन करेंगे मदरबोर्ड में। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। पावर सप्लाई, SMPS। ओके, पेज नंबर 11 पे आ जाएं आप सब। ये दिखने में कुछ इस तरीके से होता है और आपके पास भी बुक में आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ज़रा आगे बढ़ते हैं। स्विच मोड पावर सप्लाई इज़ द कंपोनेंट of the system unit that converts the wall outlet AC power to DC power। यानी कि ये हमारे पास जो करंट हमारे सर्किट्स में या स्विच बोर्ड्स में आता है, उसको कन्वर्ट करता है ये डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी करंट में, ताकि हमारी जो कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो एफिशिएंटली वर्क कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने डिफाइन SMPS, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पावर सप्लाई यूनिट। ओके, तो इसकी पावर सप्लाई यूनिट में SMPS जो है, इसकी फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। अब स्विच मोड पावर सप्लाई क्यों है, क्योंकि इसमें जैसे कि शुरू में लिखा हुआ भी है कि ये स्विच करता है AC करंट को DC पावर में। ठीक है ना, यानी कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब हम ज़रा इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि हमने शुरू में अपने सिस्टम को ओपन करके देखा था, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। अब ज़रा हमने जो कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है, देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ जो है कंप्यूटर के अंदर प्लेस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में जो हमने पढ़ा था वो है मदरबोर्ड। जैसे ऑरेंज कलर का एक स्क्वायर बना है आपकी स्क्रीन पर, तो ये पूरा एरिया जो है ये क्या कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है। जहाँ जहाँ तक आपको ग्रीन ग्रीन सा नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, मदरबोर्ड है। ओके, अब नेक्स्ट कंपोनेंट था हमारा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इस फैन के नीचे लगा हुआ होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उसको ठंडा रखने के लिए हम एक फ़ैन लगाते हैं इसके ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट जो था रैम। रैम हमारे पास इस तरह से स्लॉट्स में फिक्स होती है। ओके, हम इसको निकाल भी सकते हैं और वापस लगा भी सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास रोम कहाँ होता है। रोम हमारे पास पावर सप्लाई से थोड़ा नीचे अगर हम देखें, माइक्रो प्रोसेसर के पास। ठीक है, यहाँ पर ये रोम हमारे पास प्लेस होता है। इसके अलावा एक्सपेंशन कार्ड जो है वो इन स्लॉट्स में लगता है। जो अभी एरो आया है आपकी स्क्रीन पर, इन स्लॉट्स में एक्सपेंशन कार्ड लगते हैं। वो आइदर साउंड कार्ड हो सकता है या ग्राफिक कार्ड हो सकता है। ओके,
और लास्ट हमारे पास स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS यहाँ पर फिक्स्ड होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और समझ में भी आया होगा। सो थैंक्स फॉर द लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।